क्या कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है? ये पोस्ट देख लीजिए। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर को लिखा कि अमेरिका हर साल सब्सिडी के रूप में कनाडा को इतना पैसा क्यों देता है। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कनाडा के लोग चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए? ऐसा हुआ तो उन्हें टैक्स में भारी बचत होगी। ये एक अच्छा आइडिया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद कनाडा में बवाल मचा हुआ है। लोग ट्रंप के इस बयान से नाराज तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ी हुई है वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। जब से ट्रंप ने जीत हासिल की है, तब से ट्रूडो की पीएम की कुर्सी पर पकड़ ढीली होती जा रही है। विपक्ष उन्हें एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बता रहा है जो ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। इससे पहले ट्रंप ट्रूडो को एक अमेरिकी राज्य का गवर्नर तक बुला चुके हैं। इन्हीं सब वजहों से कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस्तीफा भी दे चुकी हैं। कनाडा में अगले साल चुनाव है। ज़्यादातर सर्वे में ट्रूडो पीछे चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि वो चुनाव से पहले ही इस्तीफा दे दें। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप और ट्रूडो के बीच के तनाव की कहानी क्या है। क्या ट्रंप ट्रूडो की कुर्सी ले डूबेंगे? और जानेंगे ट्रंप के हालिया बयान के मानी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां चर्चा ट्रूडो और ट्रंप के बीच बढ़ते तनाव की। Brought to you by Techno Sport। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। तारीख 5 नवंबर 2024 अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो दूसरे देशों पर भर भर कर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे। माने अगर दूसरे देशों को अमेरिका में सामान बेचना हो तो अलग से ड्यूटी देनी पड़ेगी। ट्रंप की जीत से एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का अंदेशा पैदा हुआ। इस ट्रेड वॉर पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में बातचीत की है। साथ ही लल्लन टॉप शो के एक एपिसोड में हमने इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड वॉर है उस पर भी चर्चा की है हमने। देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल ट्रंप ने जीत के बाद वादे के मुताबिक अपना प्लान बताना शुरू किया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन, चीन और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही। 26 नवंबर को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ऐप पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने कनाडा और मैक्सिको का नाम भी इस टैरिफ वाली लिस्ट में जोड़ दिया। और क्या लिखा ट्रंप ने? लिखा कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालते ही कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ट्रूडो से सवाल हुआ, कैसे निपटेंगे इससे? ट्रूडो चुप रहे। उनकी चुप्पी पर विपक्ष बोला, ट्रूडो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप आने वाले हैं, हमें अपनी विदेश नीति मजबूत करनी होगी, ऐसा विपक्षियों ने कहा। देश को नए निजाम की जरूरत है। और जब घर में बयानबाजी बढ़ने लगी तो ट्रूडो ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंच गए। 30 नवंबर को दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई। ट्रूडो ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन यह काफी नहीं था। ट्रूडो के वापस आने के बाद ट्रंप की बयानबाजी फिर से शुरू हो गई। 10 दिसंबर को ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा बोल दिया। इस बयान के क्या मानी थे, इसे डिकोड करते हैं। दरअसल अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इन राज्यों को चलाने के लिए गवर्नर चुने जाते हैं, हर राज्य का एक गवर्नर। इनका भी चुनाव होता है, फिर यही चुने गवर्नर उस राज्य का निजाम संभालते हैं, राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम भी करते हैं। ट्रंप ने इस बयान में ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा और एक तरह से कनाडा को अमेरिका का राज्य बता दिया। इस बयान पर कनाडा से क्या प्रतिक्रिया आई थी? विपक्ष को फिर एक बार ट्रूडो को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ट्रूडो ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनकी सहयोगी रही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने 16 दिसंबर को उनका साथ छोड़ दिया। वो ट्रूडो की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थी। उनके इस्तीफे के बाद उप प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा आ गया। फिर विपक्षी नेता पीए पैलिव्या ने संसद में एक बयान दिया, कहा कि ट्रूडो डरपोक नेता हैं, उनकी वजह से देश की हालत खराब हुई है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो आज रात अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। सुनिए उन्हें। कनाडा का आर्थिक सर्वेक्षण 2 ही घंटे में आने वाला है। फिर प्रधानमंत्री के पास यहां आकर इसे खुद पेश करने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्या वो कॉन्फिडेंस वोट का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? ट्रूडो ने संसद में कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन डोमिनिक लेब्लांक को नया फाइनेंस मिनिस्टर जरूर बनाया। 16 दिसंबर को ही लेब्लांक ने शपथ ली। देखिए। To the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Finance and Intergovernmental Affairs.
ट्रूडो का ये राजनीतिक तूफान थमता उससे पहले ही ट्रंप ने एक और बयान देकर आग भड़का दी। 18 दिसंबर को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में फेलो विवेक मिश्रा से बात की, पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान के लिए कुख्यात हैं। कई बार उनके बयानों को मजाकिया तौर पर भी ले लिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। अब तक वो ट्रूडो पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधे कनाडा पर सवाल उठाया, राष्ट्र की संप्रभुता पर। तो क्या यह बयान कनाडा की संप्रभुता सवाल नहीं उठाता है और इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? सुनते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ही शातिर हैं, वो एक क्लेवर बिजनेसमैन हैं। और आपने देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने फ्लाइट पकड़ के वो मार-आ-लागो आए, जहां डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, उनके साथ एक मीटिंग की, इस आस में कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पोजीशन बदल देंगे। हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पोजीशन को और भी ज़्यादा कंसोलिडेट और स्ट्रांग कर गए। इससे पहले वो कनाडा को जब रेफर करते थे तो स्टेट की बात नहीं करते थे। अब वो करीबन 2 या 3 ट्वीट्स में लगातार कनाडा को 51वां स्टेट बता रहे हैं, 51st स्टेट बता रहे हैं। तो इससे ये सिग्नल इसका मायना ये है कि ट्रेड और टैरिफ पे कनाडा को एक अब्यूज़र के तौर पे देखा जा रहा है, जिसमें एक कॉम्प्रोमाइज कनाडा ही कर सकती है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। तो इसका खासा मायना ये है कि जो टैरिफ्स है, उन्होंने एक फिगर भी दिया है $100,000 या ऐसा कुछ, कि इतना हम क्लोज एलाइज को सब्सिडाइज करते हैं। यहाँ पे लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच अपने एलाइज के प्रति खासा स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप उसको कंपेयर करें कि उनका स्टेप और भी जैसे फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स है, जैसे भारत है, उसके मुकाबले एलाइज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि एलाइज ऐसे सिचुएशन में हैं कि वो बंधे हुए हैं यूएस से। तो यूएस की एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है जो कि और कंट्रीज के हिसाब से नहीं है। इसीलिए ये देखेंगे कि डायनामिक और लिबरल पार्टी है। लिबरल पार्टी को आप जो रिपब्लिकन पार्टी है भारत में, जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएस में, उन्होंने कभी भी लिबरल पार्टी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं, और ट्रूडो के अंदर खासकर खासा खराब हो गए। अब तक आपने समझा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का खामियाजा जस्टिन ट्रूडो को उठाना पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रंप के चुने जाने से पहले ट्रूडो का राजनीतिक करियर चंगा चल रहा था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब यह समझिए कि 2013 में ट्रूडो कनाडा की लिबरल पार्टी के लीडर चुने गए और 2015 देश के प्रधानमंत्री। फिर फरवरी 2019 में ट्रूडो पर करप्शन के आरोप लगे। कहा गया कि ट्रूडो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस के बाद सरकार में उनके कुछ साथियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। फिर कोविड महामारी के दौर में कनाडा में कई बिजनेस बंद हुए। आरोप लगाए कि ट्रूडो अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। ट्रूडो ने कोविड से लड़ने के लिए विशेष बजट बनाया, लेकिन उनके और तत्कालीन वित्त मंत्री बिल मॉर्नो के बीच मतभेद हो गए, जिसके चलते वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर आया सितंबर 2021। इस साल उनकी पार्टी बहुमत लाने में विफल रही। उस साल जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो का साथ दिया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एक वामपंथी पार्टी थी, इसलिए कई मोर्चों पर दोनों के मतभेद होते रहे। इस साल सितंबर महीने में उसने भी ट्रूडो से अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब ट्रूडो लगभग 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कई चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि उनकी सरकार से लोग अब ऊब चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी, अगले चुनाव में वो कंजर्वेटिव पार्टी को जिताने के मूड में हैं। हमने विवेक मिश्रा से पूछा कि अगर इस समय ट्रूडो को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ गया ऐसी परिस्थितियों में, तो क्या उनकी सरकार बचेगी या जाएगी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल एज पे हैं आज जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल, जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है। खालिस्तानी सपोर्टिंग पार्टी जैसे जगमीत सिंह की पार्टी हो गई, इन्होंने ऑलरेडी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करने के लिए बोला है। तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अंदर में देखेंगे आप कि मिनिस्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, हाई लेवल मिनिस्टर्स, जो कि दे वर एट द हेल्म, जो सारा काम जस्टिन ट्रूडो का मेन डिप्लोमेसी वही ड्राइव कर रहे थे और आज वही बाहर हैं। तो ऐसे में तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एज पे हैं और वो हिज रेजर थिन मार्जिन से वो अंदर हैं। वो कभी भी डगमगा सकता है और एक स्नैप इलेक्शन हो जाए, जिसमें कि
कंजर्वेटिव पार्टी काफी लीड कर रही है, और आज अगर इलेक्शन हो तो पोल्स के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल हार जाएंगे। तो इस समागम में जो एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है उनके कनाडा पॉलिटिकल सिस्टम, कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें अभी जस्टिन ट्रूडो सबसे पीछे हैं और सबसे कमजोर है। अब ये तो रही बात ट्रूडो के राजनीतिक संकट की। समझते हैं कि कनाडा और अमेरिका के संबंधों का इतिहास, और ये भी कि ट्रंप के आने के बाद ये कितना बदलेंगे। कनाडा और अमेरिका दोनों ही ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। अमेरिका ने पहले आज़ादी हासिल की, कनाडा ने बाद में, लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए। 2023 में दोनों देशों के बीच हर दिन लगभग 30,000 करोड़ का सामान खरीदा बेचा गया है। कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कनाडा और अमेरिका दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, ओपन बॉर्डर कहा जाता है। अब कितनी लंबी है ये? लगभग 8,900 किलोमीटर लंबी। दोनों देश नाटो के मेंबर हैं। दोनों देशों का कल्चर, संगीत, फिल्म लगभग एक जैसा है। दोनों ही देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, और लेकिन कई बार जो बॉर्डर है उसको लेकर दोनों देशों में तनाव हुआ है। इसके अलावा इमिग्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच और तनाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक और समानता है कि दोनों देशों के बीच एक 5 आईज का जो समूह है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का समूह है, दोनों ही देश उसके मेंबर हैं। अब ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो आरोप लगाते हैं कि कनाडा से अवैध प्रवासी अमेरिका आते हैं और बिना कागजात के रहते हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन को अपने चुनावी कैंपेन का एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। हमने विवेक मिश्रा से पूछा कि क्या ट्रंप के आने से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, कनाडा के लगभग 70 से 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका ही आते हैं, तो मेजर डेस्टिनेशन है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 25 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे। ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 25 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ये होते हैं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से एक रूल सेट कर देता है। कुछ मामले में, हर मामलों में नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से इंटरवेंशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है वो बिना लेजिस्लेचर के सपोर्ट के आप रूल बना सकते हैं एक फिक्स्ड विंडो के लिए, और फिर उसके अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो कांग्रेस के थ्रू जाएं वगैरह वगैरह। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए कनाडा तैयार हो जाए, क्योंकि कनाडा बिल्कुल रेडार पे है। और क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कनाडा से अमेरिका आता है, और क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है नॉर्दर्न बॉर्डर से, इन दोनों के, और ये दोनों मुद्दा, इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन, ये ट्रंप के हार्ट में है। मतलब उसकी पॉलिटिकल सिस्टम, डोनाल्ड ट्रंप 2 के पॉलिटिकल कैंपेन के हार्ट में है। तो ऐसा बिल्कुल कनाडा को ना लगे कि ये टैरिफ्स नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है सारे एलाइज में कनाडा सबसे आगे है इन टैरिफ्स को फेस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। ये थी हमारी पहली लीड स्टोरी। अब अगली लीड स्टोरी पे चलते हैं जो फ्रांस से है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये भीड़ कोर्ट के बाहर एक फैसले का इंतजार कर रही है। इनमें से कुछ लोग पत्रकार हैं और कुछ गिजेल पेलिको के समर्थक। गिजेल 72 बरस की फ्रांसीसी महिला हैं। फिलहाल इसी अदालत में अपना केस लड़ रही हैं। केस का मुख्य आरोपी है उनका पति डोमिनिक। पति का नाम है डोमिनिक। पर आरोप है कि उसने 1 दशक तक गिजेल को ड्रग्स दिए और ड्रग्स के असर में बेहोश और बेसुध पड़ी गिजेल का बलात्कार किया और अजनबियों से भी बलात्कार करवाया। इन अजनबियों से वो ऑनलाइन मिलता, फिर उन्हें घर बुलाता, और ये लोग दर्जनों की संख्या में हैं। डोमिनिक इन वारदातों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था और वीडियो फुटेज को एब्यूज नाम की फाइल में एक यूएसबी ड्राइव में रखता था। बाद में इस यूएसबी ड्राइव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। डोमिनिक ने यह गुनाह कबूल भी कर लिए। 3 महीने से चल रहे इस केस में आज 51 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया गया है।
कोर्ट ने डोमिनिक को 20 साल की सज़ा सुनाई और इस मामले के अधिकतर आरोपी डोमिनिक के गांव मजान के 50 किलोमीटर के दायरे के रहने वाले हैं और उन पर आरोप साल 2011 से लेकर 2020 तक जुड़े हुए हैं। डोमिनिक ने तो गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन बाकी के आरोपी इससे मुकर रहे हैं। ये 50 लोग 27 से 74 बरस तक की उम्र के हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसने गिजेल के साथ बलात्कार नहीं किया, बल्कि उसने डोमिनिक के साथ मिलकर अपनी पत्नी का बलात्कार किया। कोर्ट ने इनमें से 47 आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है, लगभग 4 साल से लेकर 18 साल तक की। सितंबर 2024 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह केस चर्चा में है, खासकर गिजेल के अप्रोच को लेकर। दरअसल गिजेल ने अपना नाम गुप्त रखने के अधिकार को नकार दिया और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि यह मुकदमा सार्वजनिक तौर पर चलाया जाए। गिजेल की लीगल टीम का कहना था कि ऐसा करने से शर्म का दायरा आरोपी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सुनवाई के दौरान गिजेल खुले तौर पर सामने आती हैं, अपना पक्ष रखती हैं, अपने बच्चों का हाथ थामे कोर्ट में दाखिल होती हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि बलात्कार की शिकार सभी महिलाएं कहें, मैडम पेलिकॉट ने ऐसा किया, मैं भी कर सकती हूँ। इस मामले का सबसे बड़ा सबूत वीडियो फुटेज है, इसलिए किसी भी आरोपी ने डोमिनिक के घर जाने की बात को नकारा नहीं, लेकिन रेप का आरोप उन्होंने इसका विरोध किया ताकि गंभीर सजा से बच सकें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई आरोपियों ने कहा कि उन्हें यह खबर ही नहीं थी कि उन्होंने जो किया उसमें गिजेल की सहमति नहीं थी। वो ये समझ रहे थे गिजेल भी इसमें शामिल है। इस मामले में अलग अलग आरोपियों के लिए वकील अलग अलग सजा की मांग कर रहे हैं और ये इन बातों पर आधारित है कि आरोपी कितनी बार पेलिकॉट के घर पर आया और क्या उन्होंने गिजेल को सेक्सुअली अब्यूज किया, क्या उन्होंने पेनिट्रेशन किया। वकीलों ने इस केस में 4 बरस से लेकर 20 बरस तक की सजा की मांग की। 20 बरस फ्रांस में बलात्कार के आरोपी के लिए अधिकतम सजा है। सबसे कम सजा जिस आरोपी को देने की मांग हुई है उनका नाम जोसेफ सी है। जोसेफ की उम्र 69 साल है। वो एक रिटायर्ड खेल कोच हैं। अगर वो दोषी साबित हुए हैं तो उन्हें 4 साल की सजा मिल गई है। जबकि सबसे ज्यादा की सजा की मांग जिस आरोपी के लिए की गई है उसका नाम रोमेन वी है। वो 63 साल की उम्र है। उन्हें 18 साल जेल में बिताना होगा। रोमन पर आरोप है कि HIV पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने 6 अलग अलग मौक़ों पर बिना प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए गिजेल का बलात्कार किया। हालांकि उनके वकील ने दलील दी कि वो कई सालों से अपना इलाज करवा रहे थे और उन्होंने HIV के वायरस का ट्रांसमिशन नहीं किया है, ऐसा वकील ने कहा। कुछ आरोपियों ने यह भी कहा कि उन्हें डोमिनिक ने काफ़ी डराया था और वो उन्हें ड्रिंक पिलाता था जिसमें कुछ दवाइयाँ मिली थी। उसे पीने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। डोमिनिक ने इन आरोपों को खारिज किया। कईयों ने कहा कि डोमिनिक ने उनसे कहा था कि ये एक तरह का सेक्स गेम है और इसमें उसकी पत्नी दोनों की सहमति शामिल है। जबकि डोमिनिक का कहना है उसने ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी कि उसकी बीवी को इन बातों की कोई जानकारी ही नहीं है। वो आरोपियों को स्पष्ट निर्देश दिया करता था कि वो कुछ भी ऐसा न करें जिससे गिजेल की नींद खुले। आज इस केस में सजा सुनाई गई। सितंबर में शुरू हुए ट्रायल को महज 3 महीने में पूरा कर लिया गया। सभी आरोपियों को सजा मिली और सभी हैं अब जेल के पीछे। अब दिन की कुछ ज़रूरी सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी ईरान से। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के ईरान न्यूक्लियर के हथियारों के सिलसिले में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान से नेगोशिएट करना और उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना मुमकिन था, लेकिन अब ऐसे हालात आ गए हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका नहीं जा सकता। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान सैन्य क्षेत्र में नाकामियां झेलने के बाद इन हथियारों की ओर जरूर कदम बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इजरायली हमलों ने ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2000 के दशक में न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने की सीक्रेट कोशिश शुरू कर दी थी। इजराइल इसके विरोध में रहा था। उसका कहना है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी को आधार बनाकर वो ईरान के वैज्ञानिकों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने लगा, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2015 में उसने फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान से डील कर ली, क्योंकि अमेरिका को लगा कि सिर्फ प्रतिबंध लगाने से ईरान को नहीं रोका जा सकता है। डील का कहना था कि आप परमाणु बम बनाने का विचार छोड़ दीजिए, हम बैन हटा देंगे। इस डील को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा जाता है। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हम दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, 3 बरस तक डील ठीक ठाक चली। फिर 2018 में गड़बड़ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया। बोले कि ईरान चुपके चुपके न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दिया और अभी तक ईरान के न्यूक्लियर हथियारों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान इन दावों
दावों को खारिज करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में सत्ता में आने के बाद बाइडेन सरकार ने ईरान से इनडायरेक्टली नेगोशिएट करने की कोशिशें शुरू की थी। अब ईरान के मुख्य सहयोगी बशर अल असद की सरकार भी गिर चुकी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल मजबूत दिख रहा है। ब्लिंकन ने कहा है कि चूंकि ईरान का डिफेंस कमजोर हो चुका है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा सोचेंगे। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ईरान से नेगोशिएशन की संभावना है। दूसरी सुर्खी मिडिल ईस्ट से जुड़ी है। इजराइल ने 19 दिसंबर को हूतियों के कब्जे वाले यमन की राजधानी सना और हुडेदा पोर्ट पर हमला किया। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने यह हमला हूती समूह के ओर से इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में किया था। यह हमला 18 और 19 दिसंबर की दरमियानी रात में हुआ। हालांकि इसे इंटरसेप्ट कर दिया गया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इससे जुड़ा बयान दिया। बोले कि हूती विद्रोहियों के हमलों से अपनी रक्षा करने की कोशिश में इजराइल जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। आज इजराइल की सेना ने यमन में हूतियों की सेना पर हमले किए हैं। इन हमलों में यमन की राजधानी सना की बंदरगाह और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। इसका इस्तेमाल हूती अपने सैन्य मकसदों के लिए कर रहे थे और इससे उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा था। इजराइल हूती हमलों से खुद की और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। बता दें कि हूती एक शिया चरमपंथी गुट है। 2015 से यमन के अधिकांश हिस्से पर उसका नियंत्रण है। इन्होंने इजराइल के खिलाफ बने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अपना समर्थन दे रखा है। उनको ईरान का समर्थन भी मिला हुआ है। अक्टूबर 2023 में गाजा वार शुरू होने के बाद हूती ने हमास को समर्थन दिया है। तब से हूती विद्रोही रेड सी और आसपास के इलाकों में इजराइल और उसके सहयोगियों के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों के हमले से ग्लोबल शिपिंग पर भी बुरा असर पड़ा है। बीच बीच में हूतियों ने इजराइल के अंदर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की कोशिश भी की है। जुलाई 2024 में इजराइल ने यमन के अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई भी की थी। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।